हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल ए का यूनिट 4 का पार्ट 3 करेंगे। सॉरी, इसके पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। प्लीज गो एंड हैव अ लुक। आल्सो रिक्वेस्ट टू प्लीज गो थ्रू द कॉपी डिस्क्लेमर, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो हम लोग पिछले वीडियो में ट्रस्टी वगैरह सब डिस्कस कर, आज हम लोगों को एग्जीक्यूटर से शुरू करना है। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं हम लोग ये एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर। एग्जीक्यूटर क्या मतलब होता है? ऐसा समझिए किसी व्यक्ति ने अपनी कोई विल बना दी मरने से पहले, ठीक है, और उसकी डेथ होने के बाद उस विल को जो एग्जीक्यूट करेगा वो एग्जीक्यूटर कहलाएगा। लेकिन इसके उल्टा समझिए किसी ने अपनी विल नहीं बनाई लेकिन उसकी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी पर यदि कोर्ट कोई अपॉइंट करेगा व्यक्ति कि आप इसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा करिए, हिस्सेदारी करिए, किसको सक्सेशन देना है, किसको कितना हिस्सा देना है, तो वो काम जो करेगा वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो कि डिजीज पर्सन के सारे जो भी डेबिट क्रेडिट होंगे उनको मैनेज करेगा। ठीक है, जो भी उधारी है उसको चुकाएगा, प्लस उसके बाद जो पैसा बचेगा वो उसके लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो वो तो अगर विल पहले से बनी है तो एग्जीक्यूटर, और अगर विल नहीं बनी है, कोर्ट ने अपॉइंट किया है व्यक्ति, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी ये काम होता है एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर का, इसके लिए अकाउंट होना जरूरी है। बिना अकाउंट के आप कैसे भाई कुछ चीजें, मान ली प्रॉपर्टी आपने बेचा, फिर आपने 10 लोगों में या उसके 5 जो लीगल हेयर्स उन्हें बंटवारा किया, तो आपको अकाउंट चाहिए होगा। तो इसके लिए अकाउंट ओपन करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी अकाउंट होगा वो जो भी लेटर ऑफ सक्सेशन होगा उसके हिसाब से, या फिर जो गवर्नमेंट ने मतलब कोर्ट ऑफ लॉ ने जो लेटर दिया उसके हिसाब से खोला जाएगा, कॉम्पिटेंट कोर्ट के हिसाब से। ठीक है, जो अकाउंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एस्टेट रिलेटेड फंड्स के लिए ही यूटिलाइज किया जाएगा, मतलब बंटवारे के पर्पज से ही यूटिलाइज किया जाएगा। जो अकाउंट होगा उसमें जो नाम होगा वो इंडिविजुअल का रहेगा, लेकिन उसमें सफिक्स लगा होगा एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जिसका भी अकाउंट खोला जाना है, सपोज मिस्टर एबीसी मरे थे तो उनके लिए जो भी खोला गया उसमें सफिक्स में एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर जरूर लिखा हुआ है। सफिक्स मतलब उसके नाम के शुरू में, जिससे क्लियर हो जाए कि एग्जीक्यूटर का अकाउंट खोला गया है। ये अकाउंट के लिए क्या क्या फॉर्म डॉक्यूमेंट्स चाहिए? करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए, जो एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर है उनके द्वारा साइन किया हुआ स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड रहेगा। यदि एग्जीक्यूटर हैं तो विल रहेगी डिसीज की, मतलब उनकी उनकी वसीयत रहेगी, और अगर एडमिनिस्ट्रेटर किए गए हैं तो जो भी कोर्ट ऑफ लॉ का ऑर्डर है वो रहेगा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए क्या कहा गया है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ बैंक्स में, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शन है कि वो लोग अपना अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स में ही खोल सकते हैं, और बाकी सब में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। बाकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में भी कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा उसके लिए 3 लोग इसमें रखे जाते हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं। जो आपको पता है, एक प्रेसिडेंट रहते हैं, मतलब अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष रहते हैं। सॉरी, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एंड सचिव, ये 3 लोग रहते हैं। तो इनमें से कम 2 लोगों के साइन कंपलसरी है अकाउंट ऑपरेट करने के लिए। इसमें क्या क्या चीजें चाहिए? करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड चाहिए ऑथराइज सिग्नेटरीज का, रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, बायलॉस की कॉपी चाहिए, और केवाईसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। भाई जो भी ऑथराइज सिग्नेटरीज है उनका केवाईसी भी तो कंपलसरी है ना। गवर्नमेंट या पब्लिक बॉडीज का अगर अकाउंट खोला जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं? इन केसेस में कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड सोर्सेज से ही रिसीट हो सकती है, ये नहीं कोई भी अरा गैरा आके जमा कर दिया, नहीं। गवर्नमेंट बॉडी का अकाउंट है तो स्पेसिफाइड सोर्सेज से ही पैसा आ सकता है, और जहां पैसा स्पेसिफाइड सोर्सेज में ही पैसा जा भी सकता है। ठीक है, रिसिपेंट्स भी और डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें। तो टाइटल ऑफ द अकाउंट होगा उसमें क्लियरली उस गवर्नमेंट फंड का नाम लिखा होना चाहिए, जैसे विधायक निधि हो गया या ब्लॉक का निधि हो गया, तो वो चीज प्रॉपर उसमें मेंशन रहे किस पर्पज के लिए है। ऐसे मिड डे मील वगैरह अकाउंट्स होते हैं वो सब इसी में आते हैं। ठीक है, जो भी अकाउंट ओपनिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक बॉडी के खोले जाते हैं उनके लिए एक तो ऑथराइज ऑफिसर का एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन होना कंपलसरी है, मतलब जो भी व्यक्ति ऑपरेट करेगा। स्पेसिमेन सिग्नेचर, जो भी अकाउंट खुला, तो सपोज आपने डीएम, मान लो आपने बीडीओ का अकाउंट खोल दिया ब्लॉक के लिए, ठीक है, तो उसमें बीडीओ का मतलब ऑथराइज ऑफिसर बीडीओ है जब अकाउंट खोला गया, लेकिन बाद में कोई नया बीडीओ आ गया तो स्पेसिमेन सिग्नेचर पे नए बीडीओ के साइन हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब उन्हीं के साइन से पैसा निकलेगा। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर नोटिफिकेशन अगर अकाउंट ओपन करने के लिए कहा गया है तो वो चीजें, और सोर्सेज ऑफ फंड और यूज ऑफ फंड क्या होगा वो चीज का लेटर भी रहना कंपलसरी है। जो ओपन अकाउंट, जो ये करंट अकाउंट जो खोले जाएंगे उसके लिए क्या क्या नॉर्म्स है? करंट अकाउंट के लिए कहा गया है कि ये बेसिकली सबसे बड़ी शर्त इसमें यह है कि आप एक ही जगह अकाउंट खोलोगे। ठीक है, मान लीजिए, और लेकिन इसमें 5 करोड़ से ऊपर वो डिपेंड करता है। तो जो भी पर्सन अगर बोरोइंग पर्पज से किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं तो पहले ये कहा जाता था कि वो अपने जहां से उन्हें पहले से लोन ले रखा है वहां से एनओसी लेकर के आए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसी पर्सन पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एनओसी लाने के लिए, बशर्ते उसका जो एक्सपोजर है, मतलब उसने मान लीजिए XYZ बैंक से ले रखा है लोन, ठीक है, और अब वो ABC बैंक में खोल रहा है कि मेरा करंट अकाउंट खोल दो, तो वो नहीं खोल सकता था पहले, लेकिन अब खोल सकता है, बशर्ते जो XYZ में पहले लोन ले रखा है उसकी जो लिमिट है वो 5 करोड़ से कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 5 करोड़ से कम का अगर लोन ले रखा है तो वो कहीं भी बिना एनओसी के अकाउंट खोल सकता है, पहले बिना एनओसी के नहीं खोल सकते थे। इसमें अलग अलग लिमिट्स हैं जो वो बताई गई हैं।
जिन बोरोवर्स के पास सीसीओडी फैसिलिटी है, यदि बोरोवर का जो एक्सपोजर है बैंकिंग एक्सवाईजी बैंक जो मैंने एग्जांपल लिया, उसमें अगर 5 करोड़ से कम का है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी अन्य बैंक में अकाउंट अपना खोल सकता है, बशर्ते वो एक अंडरटेकिंग देगा उस बैंक को कि यदि मेरा लोन जो है पहले से जहां पर है वहां पर एक्सपोजर अगर बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ से ऊपर बढ़ जाता है तो फिर मैं इस अकाउंट को बंद करूंगा। ठीक है, मतलब कि ये अंडरटेकिंग कि मैं 5 करोड़ से ऊपर, सॉरी मैं तो एनओसी ला के दूंगा, बंद नहीं करूंगा, तो मैं उस 5 करोड़ वाले बैंक से एनओसी ला करके दूंगा। जहां पर एक्सपोजर 5 करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी है, उस केस में जो बोरोवर है, मतलब जो करंट अकाउंट जिसको खोलना है, वो अपना करंट अकाउंट जो है वो किसी एक बैंक के साथ चला सकता है, सीसीओडी फैसिलिटी जो कर रहा है, बशर्ते उसका ओवरऑल जो एक्सपोजर है उस बोरोवर का उस बैंक के ऊपर वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज अगर बैंक ने 50 करोड़ का लोन बांट रखा है टोटल, तो सिर्फ 5 करोड़ इसका है, ठीक है, तो उससे ऊपर नहीं हो सकता, मतलब 10% से ज्यादा का एक्सपोजर किसी पर्टिकुलर कस्टमर पे नहीं हो सकता, ये कहा गया है। ऐसे बोरोवर्स जहां पर एक्सपोजर जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा का है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, वहां पर बैंक्स एस्क्रो मैकेनिज्म शुरू करते हैं। एस्क्रो मैकेनिज्म का क्या मतलब है? मतलब कि करंट अकाउंट कोई एक्सवाईजी बैंक के साथ चलाता है, लेकिन उसे अब किसी और कंट्री या किसी और शहर में भी एक करंट अकाउंट चाहिए, काम ज्यादा है, तो वो एस्क्रो मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि वो बीच में एक ऐसा अकाउंट खोलेगा जिसमें पैसा आएगा और अगले को गारंटी होगी कि हमें पैसा इससे मिलेगा। समझ गए ना, हमने एस्क्रो वोस्त्रो नोस्त्रो वाले अकाउंट जो पढ़े हैं ना एनआरई एनआरओ में, उसी तरह से एस्क्रो अकाउंट होता है। तो एक तरीके से इसमें जो फंड है वो कलेक्शन अमाउंट, मतलब उसमें कलेक्शन अकाउंट होगा, जहां से भी चेक आ रही है सब उसमें डाला जा रहा है, फिर वहीं से एक जगह रूट हो रहा है पैसा। समझ गए? तो कुल मिलाकर के इसमें सारे बैंक्स को गारंटी रहेगी मेरा पैसा डूब नहीं रहा है, क्योंकि भाई करंट अकाउंट होल्डर है, उसने एक जगह 50 करोड़ का लोन ले रखा है, कहीं और जाके 5 करोड़ का और ले लिया, तो टोटल तो उसका अब हो गया 55 करोड़। तो बैंकिंग सिस्टम हिल सकता है ना इससे। जो माल्या वाले केस हुए वो सब उसी के बाद ही सब चीजें हुई हैं। जहां पर जो एक्सपोजर है वो 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच में है, ऐसे केसेस में करंट अकाउंट जो लेंडिंग बैंक है वो खोल सकते हैं। जो नॉन लेंडिंग बैंक्स हैं वो, मतलब सॉरी लेंडिंग बैंक्स नहीं खोलते, नॉन लेंडिंग बैंक्स हैं वो उसमें खोल सकते हैं। ठीक है, बोरोवर्स जहां पर 5 करोड़ से कम का एक्सपोजर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अन्य गाइडलाइंस के लिए मॉनिटरिंग के लिए कहा गया है कि ऑल अकाउंट्स जो है वो रेगुलरली मॉनिटर किए जाएंगे हाफ ईयरली बेसिस पर, स्पेसिफिकली एक्सपोजर के लिए। मतलब भाई आज आपने 5 करोड़ का लिखा, कल 10 का ले लिया, फिर उसमें ब्याज लगता है 50 से ऊपर निकल गया, तो हर 6 महीने पे, मतलब हाफ ईयरली बेसिस पे आपके अकाउंट्स मॉनिटर किए जाएंगे। उसी हिसाब से आपकी लिमिट्स डिसाइड करी जाएंगे और आपको एनओसी लेनी है कि नहीं वो उस पर डिपेंड करता है। जो भी चेंजेस होंगे वो उस छमाही वाला जो इंस्पेक्शन हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अंदर वो एप्लीकेबल हो जाने चाहिए। जो टर्म लोन का जो विड्रॉल होगा वो डायरेक्टली सप्लायर्स को किया जाएगा, करंट अकाउंट के थ्रू नहीं किया जाएगा लोन लेने के केस में। मतलब डायरेक्ट सप्लायर वेंडर को पैसे दिए जाएंगे, करंट अकाउंट होल्डर को पैसे डायरेक्ट नहीं दिए, कैश में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटिंग पर्पस के लिए कहा गया कि सभी फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड जो भी फंड्स होंगे वो सब इसमें काउंट किए जाएंगे। यदि कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो सारी जो भी बोरोइंग्स हैं वो इन द नेम ऑफ फर्म होंगी, बिजनेस पर्पसेस के लिए, प्रोप्राइटर के नेम में नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर प्रोप्राइटर के नेम में तो उसको काउंट किया जाएगा। मतलब आपके प्रोप्राइटरशिप फर्म के तो अकेले एक ही पर्सन जिम्मेदार होता है ना, तो जिसका प्रोप्राइटर है उसके इंडिविजुअल अकाउंट्स और साथ ही साथ फर्म के अकाउंट, ये सब काउंट करके टोटल लिमिट जो है वो 5 करोड़ 50 करोड़ उसके बीच में वो सारी रिक्वायरमेंट्स कंपलसरी बताई गई हैं। एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में कहा गया है कुछ ऐसे अकाउंट जिसमें जो बिल्डर्स वगैरह के इसमें प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उसमें डाउन पेमेंट आ रहा है अगर एडवांस वाला, तो 70% तक का एडवांस ले सकते हैं, उसमें ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी 50 करोड़ वाली। कोई नोडल या एस्क्रो अकाउंट है तो उस पर भी लिमिट्स अप्लाई नहीं होंगी। कोई सेटलमेंट अकाउंट है डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड आदि का, उस पर अप्लाई नहीं होंगी। फेमा के द्वारा कोई अकाउंट परमिट किया गया, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कोई अकाउंट परमिट किया गया, तो उस पर भी ये लिमिट्स जो ऊपर बताई गई हैं वो अकाउंट अप्लाई नहीं होंगी। आईपीओ या न्यू फंड ऑफर या एफपीओ फॉलो पब्लिक ऑफरिंग जो होता है, शेयर बायबैक, डिविडेंड पेमेंट, ऐसे कोई अकाउंट्स हैं करंट अकाउंट किसी कंपनी के, तो उस पर भी ऊपर दी गई लिमिट्स अप्लाई नहीं होंगी। कोई भी टैक्सेस ड्यूटीज स्टैच्यूट, जैसे आप इनकम टैक्स वगैरह पे करते हो ऐसा कोई, या जीएसटी वगैरह पे करते हो ऐसा कोई अकाउंट है तो उसमें भी कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी। व्हाइट लेबल एटीएम कोई ऑपरेटर है अगर वो ऐसे अकाउंट चला रहा है तो उस पर भी ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी। फोटोग्राफ लेने के लिए अकाउंट होल्डर्स के क्या कंडीशंस हैं? जो भी बैंक या लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्टेड हैं। जो बैंक ओन स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी इसमें वो भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किए जाते कि अपनी आप फोटोग्राफ दो इसके लिए। जो फोटोग्राफ है वो रिसेंट होनी चाहिए, सिर्फ एक ही सेट ऑफ फोटोग्राफ लेना होता है चाहे कितने भी अकाउंट खुलें। मान लीजिए आप, क्योंकि बस कस्टमर आईडी बन गए उसके बाद आप करंट अकाउंट खोलो, लोन अकाउंट खोलो, सेविंग खोलो, एफडी खोलो, बार बार फोटो लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक सेट ऑफ फोटोग्राफ, मतलब एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे फोटो और एक आपकी पासबुक पे फोटो। कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह है तो सेट ऑफ फोटोग्राफ जो ऑथराइज
पर्सन की होंगी, अकाउंट जब जब चेंज होगा उस केस में वो देना है। सेविंग अकाउंट के लिए अगर 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसके लिए फोटोग्राफ नीडेड है, कंपलसरी है। जो माइनर का अकाउंट हो, अगर गार्जियन ऑपरेट कर रहा है तो उसमें गार्जियन की फोटो लगनी है। हिंदू अनडिवाइड फैमिली के केस में कर्ता की फोटो लगेगी। एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआरई ऐसा कोई अकाउंट अगर है तो, या पावर ऑफ अटॉर्नी जो पर्सन होल्ड कर रहा है, या अकाउंट होल्डर जो है, सिग्नेचरी जो है, उसकी फोटो कंपलसरी है। अब लास्ट हमारा टॉपिक है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक नई चीज़ शुरू हुई है, ये है LEI। ये 20 डिजिट का 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड रहता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, ये पार्टीज को, आप मतलब सपोज कुछ लोग हैं जो इंटरनेशनल बहुत ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उन कंपनीज को, उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूनिक आइडेंटिटी का सिस्टम शुरू किया गया है, जिसमें उस पर्सन को एक आइडेंटिफायर कोड एक दे दिया जाएगा, 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड, जिससे कि इजीली ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाए, किसने पैसा भेजा है, किसने रिसीव किया। इंडिया में LEI कोड जो है वो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड द्वारा, जो कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, CCIL की एक सब्सिडरी, उसके द्वारा दिया जा रहा है। जो बैंक्स हैं, जिसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक, RRBs को छोड़ करके लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि वो अपने कॉर्पोरेट बोरोवर्स को, चाहे फंड बेस्ड एक्सपोजर हो चाहे नॉन फंड बेस्ड, ये 5 करोड़ या उससे ऊपर का है तो उसे लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बोलें और उसको सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट CRILC में सबमिट करें। टोटल एक्सपोजर कहा गया है, यदि 25 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर है तो 30 अप्रैल 23 तक आपको LEI ऑब्टेन कर लेना है कस्टमर को एज ए कॉर्पोरेट। और अगर 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के बीच का एक्सपोजर है तो 30 अप्रैल 2024 तक, और 5 करोड़ या उससे ऊपर का है, 10 करोड़ मतलब 5 से 10 करोड़ का है तो 30 अप्रैल 2025। मतलब लास्ट डेडलाइन क्या है, 30 अप्रैल 2025, जो कि अभी आने वाला है। बोरोवर्स जो कि LEI ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, उन्हें जो मतलब लोकल ऑपरेटिंग यूनिट को उनको रिपोर्ट करना। अगर मान लीजिए LEI नहीं है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो लोकल ऑपरेटिंग यूनिट को रिपोर्ट करेंगे, और आगे चल के इन पे सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं जो ऐसे बोरोवर्स होंगे, जैसे ऐसे कॉर्पोरेट कस्टमर्स होंगे उन पर। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, एजेंसीज हो गई या स्टेट गवर्नमेंट होगी, उनको LEI लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे। जो नॉन इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, जो कि पैसा 50 करोड़ तक के पैसे को इनिशिएट कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, दोनों ही केस में, NEFT या RTGS केस में, उनको LEI लेना कंपलसरी है, नॉन इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए भी। ठीक है, RBI ने डिसाइड किया है कि AD कैटेगरी 1 बैंक जो है उनको भी 1 अक्टूबर 22 से LEI ऑब्टेन करना होगा रेजिडेंट एंटिटीज के लिए, नॉन इंडिविजुअल अंडरटेकिंग के लिए, साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन 50 करोड़ से ऊपर के हैं एज पर FEMA गाइडलाइंस। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।